हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है दैट इज फॉर हिस्ट्री सेक्शन, द चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन? ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ थाउजेंड्स ईयर। नाउ इन दिस chapter we are going to know about the changes which had been done in the 1000 years। आज से 1000 साल पहले हिस्ट्री में, इतिहास में जो चेंजेस हुए थे हम उसके बारे में ये चैप्टर में देखेंगे। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अगर मैं आपकी जो लाइफ स्टोरी है उसके रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो आप लोग बोल सकते हो कि भाई 5 साल पहले मैं ये था, लेकिन 5 साल बाद मेरे अंदर इतना चेंजेस आया, मैं ये स्टैंडर्ड में से ये स्टैंडर्ड में आया। तो वो आपका जो है वो लाइफ में आपका चेंजेस दिखा रहा है। इन द सेम वे ये हिस्ट्री में भी हजारों साल पहले से जो चीज़ चली आ रही है आज तक, जितने भी चेंजेस हुए किस तरीके से हुए और हमें ये सारे चेंजेस के बारे में पता कैसे चलता है, ये सारी चीज़ें हम ये चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल हमें दिया गया है। लेट अस सी दैट चेंजेस सीन विद इन 1000 ईयर। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको टोटल 2 मैप दिए। पहले एक मैप के बारे में हम लोग फिगर आउट कर लेते। सबसे पहले यहाँ पे एक मैप आपको दिया है। अभी अगर मैं ये बोलूँ कि ये जो मैप है वो इंडिया का मैप है, तो आप लोग कोई बिलीव करोगे? नहीं, बिकॉज हमारा मैप तो कुछ और ही दिखा रहा है। हमारा मैप ये वाला है, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया। नाउ लेट अस नो अबाउट दिस। चलो थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं कि भाई ये इंडिया का मैप कैसे हुआ। दिस मैप वॉज मेड इन 1154 बाय द अरब जियोग्राफिकल एल एड्रीसी। द सेक्शन रिप्रोड्यूस इंडियन सबकॉन्टिनेंटल मैप। ठीक है, अभी ये वाला जो मैप है वो एक अरब जियोग्राफर थे और उनका नाम था एल एड्रीसी। तो उन्होंने ये मैप बनाया था, लेकिन उन्होंने ये मैप बनाया था एक इंडियन सब कॉन्टिनेंटल मैप। जो भी इंडियन के सब कॉन्टिनेंटल्स आते हैं उसके रिलेटेड जो भी होता है उसमें उन्होंने मैप बनाया था। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है पता है? ऊपर का जो सेक्शन है वो उन्होंने साउथ में डाल दिया और साउथ का जो सेक्शन है वो उन्होंने नॉर्थ में डाल दिया। बेसिकली मैं इन शॉर्ट एक सिंपल वर्ड में अगर आपको बताऊं तो ये वाला जो मैप है वो उल्टा कर दिया है उन्होंने। अभी ये वाला जो सेक्शन है, देखो मैं यहाँ पे आपको लाइन करके दिखा रही हूँ। ये वाला जो सेक्शन है, ठीक है, वो ये बता रहा है कि वो एक श्रीलंका है, वो श्रीलंका दिखा रहा है। लेकिन हमारे जो अभी का मैप है श्रीलंका तो नीचे है, ठीक है, और इन्होंने तो ऊपर दिखाया है। तो इस तरीके से हमें ये वाला मैप कुछ दिखाता है कि भाई ये हमारा इंडियन मैप है अकॉर्डिंग टू एल एड्रीसी। ऑन द सेकेंड हैंड ये रहा आपका दूसरा मैप। अभी ये मैप देख के आप बोलोगे कि नहीं मैम, ये वाला मैप जो है वो राइट है, ये हमारा इंडियन मैप है। अभी ये वाला जो मैप है वो बनाया गया था इन 1720 बाय अ फ्रेंच कार्टोग्राफर एटलास गियोल्ना। दिस मैप सीम्स मोर फेमिलियर टू अस। ठीक है, ये वाला जो मैप है वो गियोल्ना ने बनाया था। वो एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन फ्रेंच वर्ड है वो। उन्होंने ये मैप बनाया था 1720s में और वो एक कार्टोग्राफर थे। कार्टोग्राफर का मतलब ये होता है कि जो मैप के रिलेटेड स्टडी करते हैं और मैप बनाते हैं। तो ये वाला मैप हम बोल सकते हैं कि भाई ये हमारा इंडियन मैप है। दिस मैप वाज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर एंड मर्चेंट्स फॉर ऑन देयर वॉक। वॉक यानी कि सी रोड से एक कंट्री में दूसरी कंट्री में जाना। अभी तो हमारे पास एयरलाइन ट्रांसपोर्टेशन है, एरोप्लेन है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए हम लोग वो यूज कर सकते, लेकिन पहले तो नहीं था। सो दे यूज द सी रूट। वो लोग कौन सा रूट यूज करते थे? सी रूट। ये मैप उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इस मैप के हिसाब से वो लोग स्टडी करके एक जगह से, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे जा सकते थे। दिस वॉज मेड नियरली 600 years लेटर मैप ऑफ एल एड्रीसी। ये वाला जो मैप है, हमने प्रीवियस मैप देखा, मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ, ये रहा। ये मैप के 600 ईयर बाद इन्होंने मैप बनाया था। किसने बनाया था? गियोल्मे ने। द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर ऑफ द सेम एरिया। एक ही एरिया के मैप होने के बावजूद भी ये दोनों ही मैप में हमें कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है।
तो ये चेंजेस हुआ। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लिया कि किस तरीके से एक ही एरिया में दो अलग अलग मैप बनाए गए कुछ साल बाद। साल मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड हमें दिखाया गया कि 600 इयर्स में कितना डिफरेंस आ गया कि भाई लोगों ने मैप का जो नजरिया था वो ही चेंज कर लिया एक ही एरिया होने के बावजूद भी। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पे चेंजेस हुआ। हम लोग बोल सकते हैं कि जो एल एड्रेसी है वो कहीं और से आए थे, उन्होंने देखा कि भाई इंडिया का शेप इस तरीके से होता है तो उन्होंने वैसा मैप बना दिया। लेकिन ये वाले जो थे ग्यूल्मी, वो दूसरे पार्ट से आए थे तो उन्होंने देखा कि भाई इंडिया तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है तो उन्होंने उनके हिसाब से मैप बना दिया। तो ये वाले चेंजेस थोड़े बहुत हमें देखने को मिलते हैं। When historians read documents, map and text from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced. अभी ये जो हिस्टोरियन है, हिस्टोरियन यानी कि कौन लोग, वो लोग जो हिस्ट्री को स्टडी करते और हमें प्रूफ देते कि ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में हुई थी। हमें तो पता नहीं है कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, और जो हिस्ट्री में हुआ था वो लोग जिंदा भी नहीं है, सब लोग मर गए, हम लोग नए लोग, तो हमें कुछ नहीं पता। लेकिन हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है? हिस्टोरियन हमें देते स्टडी करके, सारे प्रूफ को कलेक्ट करके। अभी ये जो हिस्टोरियन है वो लोग इतने परफेक्ट, मतलब कि वो कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। ऐड यानी कि सपोज की एग्जांपल देती हूँ, आपने कुछ आपकी फ्रेंड को कान में बात की और वही फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को मरी मसाला डाल के कुछ और ही बोल रहे हैं, तो हिस्टोरियन ऐसा नहीं कर सकते। उनको एक परफेक्ट प्रूफ के साथ इंट्रोड्यूस करना होता है कि ये सारी चीजें हुई थी, मैप इस तरीके से बनाया गया था। एक परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है उनके पास पास्ट के रिलेटेड। नाउ मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। नाउ इसका मतलब क्या होता है कि पहले जो था और अभी जो है उसमें क्या चेंजेस हुआ है। Let's see that as the context in which information is produced evolves over time, so do languages and meanings. ठीक है, लैंग्वेजेस में जो पहले लैंग्वेजेस बोली जाती थी और अभी जो लैंग्वेजेस बोली जाती है उसमें भी हमें थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिला है। फॉर एग्जाम्पल, मिडिवल पर्शियन इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। मिडिवल पीरियड में हमने 6th स्टैंडर्ड में देखा था कि एंशिएंट पीरियड होता है, मिडिवल पीरियड होता है और मॉडर्न होता है। ठीक है, तो मिडिवल पीरियड में जो पर्शियन लैंग्वेज बोली जाती थी उसमें बहुत ही चेंजेस देखने को मिलते हैं मॉडर्न पीरियड में। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विथ रिगार्ड्स टू ग्रामर एंड वोकैबुलरी, द मीनिंग ऑफ वर्ड ऑल्सो चेंजेस ओवर टाइम। अभी यहाँ पे हम लोग लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम ग्रामर और वोकैबुलरी की बात नहीं कर रहे कि भाई ग्रामर और वोकैबुलरी में भी चेंजेस आ रही है, नहीं, हम लोग मीनिंग्स में भी बात कर रहे कि भाई मीनिंग का भी जो मतलब होता है वो भी टाइम जाते ही चेंजेस हो रहा है, उसमें भी चेंजेस हो रहा है। अभी आप लोग बोलोगे मैम मीनिंग में क्या चेंजेस होगा? 1000 साल पहले भी हम लोग मिट्टी को सॉइल बोलते और आज भी मिट्टी को सॉइल ही बोल रहे, उसमें क्या चेंजेस हुआ? नहीं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जिसमें चेंजेस हुए थे। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है। टेक द टर्म हिंदुस्तान। Today we understand it as India, the modern national state. ठीक है, आज के टाइम पे हम हिंदुस्तान को इंडिया के नाम पे बुलाते हैं। अगर आपको कोई पूछे हिंदुस्तान क्या है तो आप पूरा ही बताओगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो पूरा ही हिंदुस्तान है। लेकिन यहाँ पे एक पर्शियन नाम के इंसान थे, उनका नाम था मिहांज ई सिराज, जो 13th सेंचुरी में उन्होंने बताया कि वो एरियाज, कौन से एरियाज? पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना, वो लैंड जो गंगा और यमुना के बीच में है, सिर्फ उसी को उन्होंने हिंदुस्तान के नाम पे सिंबलाइज किया था, बाकी का कुछ भी नहीं। कौन कौन से एरियाज को? पंजाब, हरियाणा, वो जमीन जो गंगा और यमुना के बीच में है उसको ही हिंदुस्तान का टर्म दिया था। बाकी साउथ में कुछ भी हिंदुस्तान के साथ लेना देना नहीं था, हिंदुस्तान वर्ड के नाम से लेना देना नहीं था। नाउ नेक्स्ट, दूसरे ही तरफ बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी
the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent. बाबर कौन थे? अकबर का नाम सुना है आपने? सीरियल भी आती थी जोधा अकबर। तो अकबर के दादा बाबर, उन्होंने हिंदुस्तान को टर्म दिया था जियोग्राफी के हिसाब से। पूरा जो भी हमारा अब के नाम अब हम जो इंडिया बोल रहे, उन्होंने वो उसी को पूरा सिंबलाइज किया था। वो किसके हिसाब से सिंबलाइज करते थे? फौना, यानी कि एनिमल्स के हिसाब से वो लोग वो सिंबलाइज करते थे। कल्चर के हिसाब से उन्होंने टर्म दे दिया सब कॉन्टिनेंट्स की। हिस्टोरियन टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स they use, they meant different things in the past. हिस्टोरियन जो है वो लोग बहुत ही केयरफुल होते हैं ये सारी चीजें नोट डाउन करने में, कि पहले के टाइम पे वो वर्ड का मतलब क्या था और अभी के टाइम पे वो वर्ड का मतलब क्या होता है। एक एग्जांपल मैंने आपको हिंदुस्तान का दिया, दूसरा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, दैट इज फॉरेनर। अभी जो फॉरेनर वर्ड है, आप क्या बोलोगे कि फॉरेनर वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? आप मुझे यही बोलोगे कि फॉरेनर तो मतलब वो हुआ कि बाहर के लोग जो इंडिया में आ रहे, जैसे कि अगर अमेरिकन इंडिया में आ रहा है, कोई चाइना से इंडिया में आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको बोलोगे कि देखो वो वहां पे फॉरेनर खड़ा है। लेकिन पहले के टाइम पे, पहले मतलब अगर हम लोग मिडिवल पीरियड के टाइम की बात करें, तो उसमें फॉरेनर का मतलब था स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर यानी वो इंसान जो हमारे एरिया में रहता ही नहीं है। सपोज कि आप लोग आपके एरिया में रह रहे हो, लेकिन दूसरे एरिया का बंदा आपके एरिया में आ रहा है, तो आप उसको बोलोगे फॉरेनर। तो वही टर्म मिडिवल पीरियड यूज करते थे वो इंसान के लिए। तो इतना हमें यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहा है। देखो, मतलब बदल रहा है, लेकिन वर्ड तो वही है, ठीक है, सेम वर्ड है, मीनिंग डिफरेंट है। Now let us read that sentence. But in the medieval period, a foreigner was any stranger who appeared, say, in a given village, someone who has not a part of that society or culture. वो इंसान जो कल्चर, वो सोसाइटी का पार्ट ही नहीं है, कहीं और से आ रहे हैं, उसके लिए वो लोग फॉरेनर यूज करते थे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि भाई सिटी मैन है, एक इंसान जो सिटी में रह रहा है, वो एक दूसरे इंसान को फॉरेनर बोलेगा जो फॉरेस्ट एरिया से आ रहा है। सपोज कि कोई ट्राइबल इंसान है, वो सिटी एरिया में आ गया, तो सिटी एरिया वाला तो यही बोलेगा ना कि देखो वो फॉरेनर है। तो ये यहाँ पे डिफरेंस बनता है कि मिडिवल में जो एक वर्ड है उसका मतलब ही चेंज हो जाता है मॉडर्न पीरियड में। I hope that you got it this point. Now moving further to the next topic, and that is historian and their sources. हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज का मतलब क्या है कि भाई हिस्टोरियन जो है वो खुद और उनके द्वारा दिए गए सोर्सेज। चलो हम लोग देख लेते हैं कि भाई उन्होंने हमें ऐसे कौन कौन से सोर्सेज दिए थे। हिस्टोरियन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation. We will read about this following thousands year from roughly 700 to 1750. हिस्टोरियन जो है वो ऐसे बहुत सारे सोर्सेस कलेक्ट करते थे, सारे जो भी पास्ट में उनको मिले गए उसके ऊपर रिसर्च करना, इन्वेस्टिगेट करना, देन आफ्टर उनके ऊपर एक परफेक्ट प्रूफ निकालना, ये बहुत ही वो लोग डीपली स्टडी करके हम सबको इंट्रोड्यूस करते थे। तो यही सारी चीज़ें हम देखने वाले, यही चैप्टर में देखने वाले कि भाई ऐसे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन थी जो हमें मिली थी हिस्टोरियन के थ्रू। इंफॉर्मेशन वॉज रिले ऑन कॉइन, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स। यहाँ पे इन सब के मैंने एक एक एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप लोग देख सकते हो फोटोग्राफ में। कॉइन्स के द्वारा हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। पहले के टाइम पे मिडिवल में कैसे टाइप के कॉइन्स लोग यूज करते थे, धीरे धीरे कॉइन्स के अंदर कैसे चेंजेस आ गए थे। नेक्स्ट, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन यानी वो सारी इंफॉर्मेशन जो किसी चीज के ऊपर लिखी जाती है, स्टोन या तो मेटल के ऊपर लिखी जाती है, आप देख सकते हो ये वाले फोटोग्राफ में। आर्किटेक्चर, मिडिवल पीरियड में किस तरीके के आर्किटेक्चर बनाए गए थे लोगों के द्वारा। देन आफ्टर टेक्सचुअल रिकॉर्ड, टेक्सचुअल रिकॉर्ड यानी कि वो टाइप्स के रिकॉर्ड जो हाथ से लिखे गए थे पेपर में,
वो सारे रिकॉर्ड्स जो आज तक सेव किए गए हैं उसको स्टडी करके हमें हिस्टोरियन बताते कि भाई पास्ट में ये सारी चीजें हुई थी। टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज, पेपर ग्रेजुअली बिकेम चीपर एंड वाइडली अवेलेबल। टेक्सचुअल रिकॉर्ड यानी कि मैंने आपको बोला कि भाई पेपर, ठीक है, अभी पेपर जो था वो मिडिवल पीरियड में बहुत ही ज्यादा से ज्यादा लोग उसको बनाने लगे थे, उसकी डिमांड बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि सबको ही कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करना था। उस टाइम पे ऐसी कोई भी चीज, हमारे जैसे इंटरनेट तो थे नहीं कि भाई सब कुछ इंटरनेट में डाल दिया और सेव हो गया, रिकॉर्ड हो गया, नहीं। सिर्फ उनके पास एक ही ऐसा सोर्स था, एक ही टाइप के मेन सोर्स हम लोग बोल सकते हैं, पेपर, जिसमें वो लोग लिख के सेव कर सकते हैं। तो पेपर बहुत ही चीप और वाइडली अवेलेबल मिलने अवेलेबल था। People used it to write holy text, chronicles of ruler, letters and teaching of saint, petitions and judicial record and to register of accounts and taxes. पेपर जो था वो कैसे वो लोग यूज करते थे, उसमें वो क्या रिकॉर्ड करते थे? तो होली टेक्स्ट, वो सारे टेक्स्ट चीज वो जो होली के रिलेटेड हो, होली यानी कि वो हम लोग जो खेलते वो वाली होली नहीं, यहाँ पे रिलीजन की बात हो रही है, उसके रिलेटेड हो। देन आफ्टर क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर, या उसका मतलब होता है कि एक रूलर है, उस पूरे लाइफ स्टाइल में स्टेप बाय स्टेप, ये साल में उसने उसका बर्थ हुआ, बाद में थोड़े साल बाद उसने तलवारबाजी सीखी, देन आफ्टर ही गॉट मैरिड, उसने ये वाले बैटल्स जीते, उसकी डेथ हो गई। तो वो एक टाइम पीरियड हमें दिखाता है, वो टाइम पीरियड वो लोग रिकॉर्ड करते थे। देन आफ्टर टीचिंग्स ऑफ द सेंट, या साधु महाराज जो होते हैं, वो उनके ज्ञान जो नॉलेज देते, रिलीजियन नॉलेज देते थे, ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती थी पेपर में। Manuscripts were collected by wealthy people, rulers, monasteries and temple. They were placed in libraries and archives. Manuscript यानी कि वो सारी चीजें जो हाथ के द्वारा लिखी जाती है, मेन्यू यानी कि हैंड्स, ठीक है, वो सारी चीजें जो हैंड रिटन होती है वो कलेक्ट करते थे। कौन लोग? जो बहुत ही पैसे वाले लोग होते हैं, रूलर, महाराजा या राजा होते थे, मोनिस्टर्स और टेम्पल, इसमें वो सारी चीजें कलेक्ट करते थे। नॉट ओनली दैट, वो सेव करके लाइब्रेरी और आर्काइव्स में डालते थे। यहाँ पे मैंने एक आपको आर्काइव का फोटो दिया है, ये आप लोग देख लेना। इस तरीके से आर्काइव होता है, एक लाइब्रेरी टाइप का ही होता है जिसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को सेव किए जाते हैं। नाउ देयर वर नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोस डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड्स। उस टाइम पे प्रिंटिंग मशीन्स नहीं थे हमारे जैसे। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये बुक है, उसकी एक कॉपी मुझे निकाल के दे, तो आप लोग क्या करोगे? हाथ से लिखने बैठोगे पूरे बुक? नहीं, आप लोग डायरेक्ट जाओगे जेरोक्स मशीन की ऑफिस में, सॉरी शॉप में, और धड़ाधड़ी आप निकाल दोगे। लेकिन उस टाइम पे तो कुछ ऐसा था नहीं, तो दे हैव ओनली वन ऑप्शन, और वो था लिखना। तो जो स्क्राइब्स थे वो लोग लिखते थे। स्क्राइब कौन थे? एक वो टाइप के ग्रुप पीपल थे जो स्पेशली मैन्युस्क्रिप्ट लिखते थे, उसकी कॉपियां बनाते थे, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती थी। क्या प्रॉब्लम आती थी? हैंडराइटिंग पहचानने में। अभी आप ही की क्लास का एक ऐसा स्टूडेंट ले लो जिसकी हैंडराइटिंग बहुत ही गंदी है। अभी मैं आपको बोलूँ कि भाई उसकी जो उसने उसकी एसएस की नोटबुक है, सेम टू सेम उसने जो लिखा आप मुझे वो लिख के दो, आप लोग लिख पाओगे? नहीं। क्यों? बिकॉज आपको समझ में ही नहीं आ रहा है उसने वहां पे क्या लिखा है। उसकी हैंडराइटिंग ही कुछ ऐसी है, ए लिखा है कि ई लिखा है, यू लिखा है कि वी लिखा है, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा। लेकिन मैं आपको फोर्स कर रही हूँ कि आपको लिखना ही है, तो आपको जो समझ में आता है आप वो लिख दे रहे हो। भले ही उसने ए लिखा हो, आप लोग वहां पे ई लिख रहे हो, उसने यू लिखा और आपने वी लिखा, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई कि जो ओरिजिनल थिंग था वो कुछ और ही बन रहा है। ओरिजिनल उसने लिखा कुछ और था और आप कुछ और लिख दे रहे हो, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो गलत हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे भी सेम वही प्रॉब्लम आती थी। जो स्क्राइब्स थे जब कॉपी करते तो थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलता है। कौन सा चेंजेस? स्पेलिंग में,
सेंटेंस में, ये सारी चीज़ें में हमें यहाँ पे चेंजेस देखने को मिला था। चलो देख लेते। दिस वॉज अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट बाय द ऑथर टुडे। The 14th century, Ziauddin Barani wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later. तो यहाँ पे 14th सेंचुरी की बात कर रहे, उसमें एक जियानुद्दीन बरानी नाम के इंसान थे। उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी लिखी थी 1356 में, और उसी के 2 साल बाद उसने उनका सेकंड पार्ट लिखा था। लेकिन अभी यहाँ पे हुआ क्या, the two version differed, but historians were unaware of the existence of the first version until 1960s, and is as it remained hidden within vast library collection. तो हिस्टोरियन जो थे उनको पता ही नहीं था कि भाई ये जियानुद्दीन है, उसका फर्स्ट वर्जन भी है, उन्होंने फर्स्ट वर्जन बुक भी लिखी है। उनको कुछ नहीं पता था। वो आज तक, मतलब आज तक यानी कि 1960s तक उन्होंने सिर्फ सेकंड पार्ट ही रीड किया था। लेकिन बाद में उनको 1960 में पता चला कि भाई एक लाइब्रेरी में ये बुक जो थी वो हिडन थी, यानी कि वहाँ पे छुपाई हुई थी, या तो वहाँ पे पड़ी थी लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया वहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद उनको पता चला कि भाई ये बुक है। तो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स यहाँ पे होती थी कि भाई या तो किसी चीज़ का खो जाना, कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट का खो जाना, या तो हैंडराइटिंग की वजह से कुछ और ही डाल देना कि भाई ओरिजिनल क्या था, देन आफ्टर राइटिंग के वजह से इसमें क्या चेंजेस आ रहा है। तो ये बहुत प्रॉब्लम हम लोग बोल सकते हैं कि भाई था वैसा मैन्यूस्क्रिप्ट में। नाउ मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप। यहाँ पे जैसे ही टाइम बीतता गया, लोगों ने अपना अपना एक ग्रुप बनाना फॉर्म कर दिया था। सोशलाइज, वो लोग बहुत ही एक दूसरे के साथ सोशलाइज होने लगे, पॉलिटिकल ग्रुप्स बन गए। किस तरीके से, लेट अस नो दैट। Historians find it challenging to study the 1000 year from 700 to 1750 because of the wide range and large scale of developments during that time. ये जो साल पीरियड है 700 टू 1750 के अंदर जितने भी चेंजेस हुए थे, बहुत सारे हुए थे। डेवलपमेंट हुआ था, कल्चरल चेंजेस हुआ था, लोगों का आना जाना, बहुत ही हम लोग बोल सकते हैं चेंजेस हुआ था इस साल के अंदर। तो ये थोड़ा एक डिफ़िकल्ट पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं हिस्टोरियन के लिए कि भाई ये सारी चीज़ें रीड करना, उसके ऊपर स्टडी करना, प्रूफ कलेक्ट करना बहुत ही टफ था उनके लिए। यहाँ पे दूसरी चीज़ भी इन्वॉल्व थी, एंड दैट वाज न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस, लाइक द पोर्शन व्हील इन इरिगेशन, द स्पिनिंग व्हील इन वेविंग एंड फायरवर्म्स इन कॉम्बैट। यहाँ पे टेक्नोलॉजीज इतनी इम्प्रूव हो गई कि इरिगेशन यानी कि एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, उस पे व्हील यूज किया गया था, एंड दैट वाज पोर्शन व्हील। इतना हम लोग बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होने लगा था। नॉट ओनली दैट, स्पिनिंग व्हील यानी कि चरखा, वीविंग यानी कि कोई भी कपड़ा सिलना। आपने देखा होगा महात्मा गांधी का फोटो चरखे के साथ, तो वही चरखा यहाँ पे डेवलप होने लगे थे, लोग उसका यूज करने लगे थे। फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, आप यहाँ पे सारे फोटोज एक के बाद एक देख सकते हो कि किस तरीके से टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट होने लगी थी। नाउ टेक्नोलॉजीज में तो इम्प्रूवमेंट होने ही लगे थे। नॉट ओनली दैट, बट फूड में भी यहाँ पे हमें चेंजेस देखने को मिला। न्यू फूड एंड बी एवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंटल, जैसे कि पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफी। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे एक के बाद एक यहाँ पे इंट्रोड्यूस होने लगी थी। इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स केम अलोंग विद पीपल हु बॉट अदर आइडियाज विद इन दैम। जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर अगर आ रहे, तो वो लोग अपने साथ क्या लाएंगे, अपना कल्चर, फिर वो क्या खाते पीते, अपना ट्रेडिशन, क्या पहनते, ये सारी चीज़ें वो लोग यहाँ पे ला रहे थे। तो इसकी वजह से यहाँ पे भी चेंजेस देखने को मिल रहे थे। एज अ रिजल्ट, दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंज। तो ये तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो पीरियड है, हम उसको इकोनॉमिक पीरियड बोल सकते हैं, पॉलिटिकल,
सोशल और कल्चर चेंजेस वाला पीरियड बोल सकते हैं। इकोनॉमिक यानी कि इकोनॉमिक बेसिक वर्ड है, अर्थशास्त्र उसका मतलब बनता है, बट हम लोग एक आसान तरीके से अगर समझे तो कोई भी चीज़ का लेना देना, ट्रेडिंग करना पैसे के हेल्प से, तो ये सारी चीज़ें बढ़ने लगी थी। सोशलाइज लोग होने लगे थे। कल्चर में अपने अपने ग्रुप बनाने लगे, लोगों ने कम्युनिटीज बना दी, तो एक कम्युनिटी का कल्चर कुछ अलग होता है, दूसरे का अलग होता है, तो इस तरीके से कल्चर में भी चेंजेस होने लगे थे। During this time, many people traveled far in search of opportunities, showing significant mobility. Mobility यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है उसमें लोगों ने बहुत ही ट्रैवल किया था एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में। क्यों ट्रैवल करते थे लोग? जस्ट बिकॉज दे वांटेड द न्यू अपॉर्चुनिटीज। उनको कुछ नया चाहिए था, इसीलिए वो लोग ट्रैवल करते थे। फॉर एग्जाम्पल हम अभी का पीरियड ले लेते, अभी हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, लंदन, कनाडा। तो वो लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज चाहिए, उसको और स्टडी करना है। इन द सेम वे मिडिवल पीरियड में भी लोग ट्रैवल करते थे। One group of people who became important in this period were the Rajputs, a name derived from Rajputra, the son of a ruler. अभी ये वाला जो पीरियड है उसमें एक ग्रुप था, पीपल का ग्रुप था, वो बहुत ही फेमस हो चुका था और वो ग्रुप को बोला गया राजपूत। ये एक नाम है राजपुत्रा, वहां से डिराइव्ड हुआ था। मतलब होता है कि एक सन ऑफ अ रूलर, यानी कि रूलर का बेटा। ये जो राजपूत थे उनको क्षत्रिय कास्ट में डाला गया था। A chivalric code of conduct, extreme valor, and a great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajputs by the poets and greats. अभी यहाँ पे chivalric कोड हम लोग बोलते हैं, ये एक ऐसे टाइप का कोड था जो हर एक कास्ट को दिया जाता था। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला राजपूत जो है उसको क्षत्रिय का नाम दिया गया, स्टेटस दिया गया, तो वो एक क्षत्रिय का कोड राजपूत को दे रहे। तो ये कोड में ये बताया जा रहा है कि राजपूत जो थे वो लोग बहुत ही ब्रेव थे, लॉयल थे, कभी झूठ नहीं बोलते, कभी किसी से नहीं डरते, अपने दम पर वो लोग लड़ते थे। तो इस तरीके से जो पोएट्स थे, कवि थे, उन्होंने राजपूत को सिंबलाइज किया, उन्होंने राजपूत को इस तरीके से बताया कि वो लोग ऐसे लोग थे। नॉट ओनली राजपूत बट अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज मराठा। मराठा साम्राज्य भी बहुत ही मतलब आगे था। आपने देखा होगा मूवीज, मराठा के रिलेटेड बहुत ही मूवीज आती है, शिवाजी महाराज, देन आफ्टर बाजीराव। तो ये सारे मराठा से बिलोंग करते थे। सिख, जाट्स, ओहम एंड कयास्था ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एज टू बिकम पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये सारे जो भी ग्रुप है ये भी अपने अपने जगह पर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस जो है वो भूमि निभा रहे थे। Now, during this period, forests gradually cleared and agriculture expanded, happening faster and more extensively in some place than other. This became the reason to shift many forest dweller to other place. ये जो टाइम पीरियड था उसमें फॉरेस्ट जो है वो ग्रेजुअली क्लियर होने लगे, मतलब कि फॉरेस्ट जो था वो कट डाउन होने लगा था। क्यों? क्योंकि लोगों ने एग्रीकल्चर ऑलरेडी सीख लिया था किस तरीके से करना, फिर उनका खुद का सेटलमेंट करना। तो इस वजह से फॉरेस्ट कट डाउन होने लगे थे बहुत सारे प्लेसेस पे। तो ये एक रीजन बनता था कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनको वो जगह छोड़ के दूसरे जगह पर शिफ्ट होना पड़ता था। यानी कि वो लोग जो फॉरेस्ट में रहते थे, ट्राइबल पीपल हम बोल सकते, तो फॉरेस्ट का कट डाउन होने की वजह से उनको मजबूरन वो प्लेस छोड़ के दूसरे प्लेस पे जाना पड़ता था। Others started tilling the land and became peasants. Tilling the land यानी कि लैंड को खोद के एक प्रॉपर लैंड बनाना जिसपे ढंग से एग्रीकल्चर किया जा सकता है, क्रॉप ग्रो किया जा सकता है। तो बहुत सारे लोगों ने ये क्या बोलते हैं, ये ऑक्यूपेशन चूज कर लिया था। This new peasants group gradually became to be influenced by religion, markets, chieftain, priest, monasteries and temple.
They become the part of large complex society and were required to pay taxes and offer goods and services to local lords. अभी यहाँ पे ये जो भी लोग थे उनको मजबूरन टैक्स पे करना पड़ता था लोकल लॉर्ड्स को. ये एक अलग अलग सोसाइटी यहाँ पे बनने लगी थी धीरे धीरे कि किस तरीके से लोग ने अपना अपना ऑक्यूपेशन चूज कर लिया था. अभी सारे ऑक्यूपेशन एक जैसे तो होने नहीं वाले. कोई ऐसे ऑक्यूपेशन होते हैं जो एक हाई क्लास स्टैंडर्ड दिखाता है, तो कोई ऐसे ऑक्यूपेशंस होते हैं जो एक मिडिल क्लास का स्टैंडर्ड दिखाता है. तो इस तरीके से लोगों के बीच में डिफरेंशिएट देखने को मिल रहा था. As a result, significant economic and social difference emerged among peasants. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि just because of their occupation, लोगों के बीच में इतना डिफरेंस देखने को मिला कि वो लोग एक अलग अलग कम्युनिटीज बनाने लगे थे, खुद की अपनी अपनी कम्युनिटीज. Some kept cattle and some combined artisans work with agriculture activity during the lean season. कोई कोई लोग कैटल रखने लगे थे, कोई कोई आर्टिशियंस वर्क करने लगे थे, एक ऐसा डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क जो जब एग्रीकल्चर में लीन सीजन चलता है, मतलब कि उस टाइम पे उनके पास हार्वेस्ट करने के लिए कुछ नहीं बचता, तो खाने पीने के लिए कमाना तो पड़ेगा ही. तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्क किया करते थे. आर्टिशनल वर्क्स यानी कि वो सारे काम जो हाथ के हेल्प से, आर्टिशनल वर्क यानी कि वो सारी चीज़ें जो हाथ से बनाई गई होती है. People were grouped into jatis or subcaste and ranked on the basis of their background and the occasions. Rank were not fixed permanently. तो यहाँ पे अभी धीरे धीरे लोगों ने अपनी कम्युनिटीज तो बनाना स्टार्ट कर ही दिया, लेकिन जातिस और सब कास्ट में लोग डिवाइड होने लगे थे. उस टाइम पे अभी हम सबको पता है कि भाई कास्ट सिस्टम पहले बहुत हुआ करती थी. तो यहाँ पे 4 कास्ट थे. दैट वाज ब्राह्मण जो प्रीस्ट थे, देन आफ्टर क्षत्रियस जो वॉरियर लड़ाई लड़ने जाते थे, वैश्य जो मर्चेंट्स हुआ करते थे, एंड शूद्र जो सर्वेंट्स थे. तो ये सारे लोगों का ग्रुप फॉर्म होने लगा, अपनी अपनी कम्युनिटीज फॉर्म होने लगी थी, और उनको एक रैंक दिया जाता था कि भाई नीचे से नीचे जाते लोग को शूद्र माना जाता है. उनको अनटचेबिलिटी भी सिंबलाइज करते थे कि भाई उनको कोई टच भी नहीं करता था उस टाइम पे. देन आफ्टर ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, ये लोग थोड़े बहुत हाई सोसाइटी में बिलोंग करते थे. तो इस तरीके से रैंक दिए जाते थे. बट ऑल्सो रैंक वर नॉट फिक्स परमानेंटली. पहले जब स्टार्टिंग ही हुआ था ये फेस का, तब रैंक परमानेंटली नहीं था. सपोज कि एक बंदा है, वो ब्राह्मण में बॉर्न हो रहा है, तो उसको बहुत ही इंटरेस्ट है चीज़ें लेना देना, उसको बहुत अच्छी तरीके से ट्रेडिंग आती है, तो वो वैश्या का काम भी कर सकता है, मतलब कि लैंडलॉर्ड, मर्चेंट्स, ये काम भी कर सकता था. तो ऐसा कोई फिक्स नहीं था, लेकिन धीरे धीरे चेंजेस आने लगे थे, और जो इंसान जिस कास्ट में बर्थ लेता था वही काम उसको करना पड़ता था. लेकिन स्टार्टिंग फेज में ऐसा कुछ भी नहीं था. The status of some jati could vary from area to area. तो स्टेटस जो था वो जातिस का ऐसा नहीं था कि भाई ये वाले एरिया में ये जाति का काम यही है, तो दूसरे एरिया में आप लोग जा रहे हो तो वो ही काम करेगा. नहीं, उसको जो काम करना है वो कर सकता था. स्टेटस चेंज होता रहता था प्लेस टू प्लेस. जातिस फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स. उन लोगों ने अपने ही खुद के रूल्स निकाल दिए थे, रेगुलेशंस निकाल दिए थे, ताकि मेंबर्स जो थे उनके वो एक रूल फॉलो करके रह सकते थे. देयर रेगुलेशन वर एनफोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ लीडर, जाति पंचायत. अभी ये सारे जो भी ग्रुप है, एक कम्युनिटी का ग्रुप है, एक जाति है, तो वो लोगों को सीख देना, सिखाना, सारे रूल्स और रेगुलेशन बनाना, तो वो कौन बनाता था? तो उनकी एक असेंबली हुआ करती थी जिसमें जाति पंचायत, यानी कि एक ऐसा इंसान जो सबको रूल्स सिखाता था, वो हुआ करता था उसमें. जातिस वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस. तो उन्होंने रूल्स तो बना दिए, लेकिन ऐसे ही थोड़े हवा में बनाए होते, उनको फॉलो ही करना पड़ता था उनके विलेज के रूल्स जो भी थे.
Several villages were governed by the chieftains. तो ये जो विलेज है उसको कोई तो एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो गवर्नर कर सके, तो उसको कौन गवर्नर करता था? चिफिशियंस. टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट. तो धीरे धीरे उन लोगों ने कम्युनिटीज बनाना स्टार्ट कर दिया और वो लोग मिल के एक यूनिट बनाते थे, एक स्टेट बनाते थे कि भाई ये वाला जो यूनिट है वो ये जाति का है, वो वाला यूनिट है तो वो दूसरी जाति का है. आई होप दैट यू गॉट इट दिस पॉइंट. Now moving towards the next topic and that is region and empire. तो यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि कौन से रूलर्स जो थे उन्होंने कितने रीजन या तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कितने पार्ट में अपने एम्पायर्स को खड़े किए थे. लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ द चोलास, तुगलक्स और मुगल्स कंपोज्ड मेनी रीजन्स. तो यहाँ पे ये 3 एम्पायर की बात करी गई है, चोलास, तुगलक्स एंड मुगल. इन लोगों ने अपने रीजन्स अपने एम्पायर जो है वो डिफरेंट रीजन्स में बनाए गए थे, या तो हम ये भी बोल सकते हैं उन्होंने एस्टैब्लिश किए थे. तो हमें ये पता कैसे चलता है कि भाई उन्होंने एस्टैब्लिश किए थे? प्रशस्ति से हमें पता चलता है. तो अ संस्कृत प्रशस्ति प्रेजिंग द दिल्ली सल्तनत गियासुद्दीन बलबन explained that he was the ruler of a vast empire that stretched from Bengal in the east and Ghazni in Afghanistan in the west, including all the South India. तो अभी यहाँ पे प्रशस्ति एक मेटलिक वो क्या बोलते हैं हम लोग, एक प्लेट आती है, मेटल की प्लेट आती है जिसमें रूलर्स की लाइफ स्टोरी लिखी जाती है. उस टाइम पे कुछ लिखने की वाली चीज़ तो थी नहीं हमारे पास, कैसी बुक्स होती है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं. सो वो लोग उसमें लिखते थे, मेटेलिक टाइप के प्लेट्स आते थे. मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये है प्रशस्ति, एक मेटेलिक टाइप की प्लेट है और उसमें कार्विंग करके लिखा जाता है सब कुछ. तो उसमें गियासुद्दीन बलबन जिन्होंने 12,600 से लेके 12,087 तक रूल किया था. तो प्रशस्ति का ये मानना है, मतलब प्रशस्ति में ऐसा लिखा गया था कि गियासुद्दीन बलबन ने पूरे बंगाल से लेके अफगानिस्तान, ये देखो मैप आप समझने की ट्राई करो, यहाँ पे है ईस्ट में बंगाल और यहाँ पे वेस्ट में है अफगानिस्तान. मतलब उस टाइम पे सब कुछ एक ही था, ठीक है. तो बंगाल से लेके अफगानिस्तान तक का जितना भी एरिया स्ट्रेच हो रहा है वो सब कुछ बलबन ने अपने कंट्रोल में ले लिया था. और इसमें ये भी मेंशन किया है इंक्लूडिंग दिस साउथ इंडिया सहित बलबन ने अपने कंट्रोल में ले लिया था. People of different region, Gondas, Andhra, Kerala, Karnataka, Maharashtra and Gujarat apparently fled before this army. तो उनके रीजन में ये जितने भी लोग आते हैं वो उन सबको हरा के गियासुद्दीन ने अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया था पूरा का पूरा. लेकिन अभी यहाँ पे जो हिस्टोरियंस है, जो हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, उनका ये मानना था कि भाई ये जो कुछ भी बलबन बोल रहा है वो बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, एक्साजरेट करके बोल रहा है, उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया था. देखो यहाँ पे हिस्टोरियन रिगार्ड्स दिस एज एक्साजरेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्यूट्स. दे ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई रूलर केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. हिस्टोरियन जो है मतलब उसको तो क्या है, वो तो सारी चीज़ें स्टडी करेंगे कि कौन कौन से एरिया में कौन कौन से रूलर्स ने रूल किया था, कितने किंगडम थे. तो उनको पता चल गया था कि भाई ये जो प्रशस्ति में गियासुद्दीन ने मेंशन किया है वो सब कुछ झूठ है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था. उसने ऐसा बोला था कि देखो यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ कि बंगाल से लेके अफगानिस्तान, साउथ इंडिया सहित उसने सब कुछ रूल किया था, उसके हाथ में था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था. तो हिस्टोरियन जो है वो यही चीज़ को समझने की ट्राई कर रहे कि भाई ऐसा क्यों वो लोग बढ़ा चढ़ा कर बोलते थे, झूठ क्यों बोलते थे. Still they are working on that. By 700, many regions already possess distinct geographical dimensions and their own languages and cultural characteristics. तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लोगों ने अपना सेटलमेंट ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था. इनफैक्ट खुद के जियोग्राफिकल्स, मतलब कि एक एरिया, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने एक एरिया ले लिया तो कोई दूसरे कम्युनिटी ने दूसरा एरिया ले लिया, तो सब ने ही अपना अपना सेटलमेंट स्टार्ट कर दिया था ऑलरेडी. देन आफ्टर नॉट ओनली दैट, लेकिन अपनी जो भी खुद की लैंग्वेजेस होती है, कल्चर, ट्रेडिशन, सब कुछ अपना अपना यहाँ पे उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था. अभी यहाँ पे एक चीज़ होती थी,
क्या चीज़ होती थी, दैट कॉन्फ्लिक्ट्स वर अकर बिटवीन द स्टेट्स। दो स्टेट है, दोनों स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स, या तो हम ये भी बोल सकते हैं झगड़ा स्टार्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि सबको ही अपना जो किंगडम है वो बढ़ाना था। सपोज कि आपके पास एक किंगडम है, तो आप क्या सोचोगे कि दूसरे किंगडम में जो किंग रूल कर रहा है वो बहुत ही वीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसके किंगडम में जाके उसके ऊपर हमला करके उसका जो किंगडम है वो क्रैप कर लूँगा, या तो मेरे हाथ में ले लूँगा। ठीक है? तो उस टाइम पे भी लोग यही सोचते थे, तो सबको ही यही अपना किंगडम बढ़ाना था। तो इस वजह से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होते थे। नाउ यहाँ पे देखो, ओकेशनली डायनेस्टीज लाइक चोला, खिलजीज, Tughluks and Mughal were able to build an empire that was pan-regional, spanning diverse region. अभी यहाँ पे समझने की ट्राई करना, दो चोलास जो है, खिलजीज, तुगलक्स और मुगल, ये सब ने ही ऐसा ऐसा सोचने लगे थे कि भाई मुझे मेरा किंगडम और बढ़ाना है, मुझे और उसको क्या बोलते, बढ़ाते ही जाना है, बढ़ाते ही जाना है। तो वो एक टाइम पे पूरा ही जो भी एक पर्टिकुलर एरिया होता है उसके ऊपर कंट्रोल कर लेते, कब्जा कर लेते। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि पूरा ही हिंदुस्तान उनके हाथ में आ जाता है। तो उस चीज को हम यहाँ पे रिफर करते हैं पैन रीजनल। पैन रीजनल यानी कि पूरा ही जो भी रीजन है वो अपने अंदर कंट्रोल ले लेना। तो यहाँ पे मुगल्स ने भी वही किया था, पूरा हिंदुस्तान अपने हाथ में ले लिया था। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई थी, दैट व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी यानी कि मोहम्मद शाह के टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग, तब उस टाइम पे मुगल एम्पायर ऑलरेडी डिक्लाइन हो चुका था। तो इट लेड टू द री एमरजेंस ऑफ द रीजनल स्टेट। अभी यहाँ पे समझने की ट्राई करो अगेन, कि पहले जो स्टेट्स थे दैट वर रीजनल स्टेट। रीजनल स्टेट यानी कि छोटे 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 जो स्टेट्स होते हैं वो। लेकिन एक दिन एक ऐसा एम्पायर आता है जो स्ट्रॉन्ग एम्पायर है, और वो सारे स्टेट को अपने हाथ में ले लेता है। यहाँ पे समझने की ट्राई करो, यहाँ से मैं फिगर आउट आपको दिखा रही हूँ कि ये कैसे एक छोटे 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 स्टेट्स हैं। एक इंसान ऐसा आता है और वो सब कुछ ही अपने कंट्रोल में ले ले रहा है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि भाई पूरी लाइफ टाइम वही इंसान रूल करेगा, उससे कोई और ज्यादा पावरफुल आएगा फिर वो उसको रूल करेगा। ठीक है? तो वो चीज भी यहाँ पे भी हो गई कि फिर मुगल एम्पायर जो था वो डिक्लाइन हुआ। डिक्लाइन होने के बाद अगेन द रीजनल स्टेट्स वर डेवलप्ड। फिर से जो पहले रीजनल स्टेट्स थे वैसे ही धीरे धीरे मुगल डिक्लाइन होने के बाद सबने अलग अलग सेपरेट कर लिया था और खुद का ही एक किंगडम बना लिया था। अगेन जो पहले सिचुएशन थी वो फिर से हो गई थी, वही पोजीशन पे लोग आ गए थे। बट years of imperial pan-regional rule has altered the characters of the regions. This emergence of many distinct and shared traditions in the realms of governance, the management of the economy, elite culture and languages. तो अभी यहाँ पे लोगों ने अपना अपना रीजन तो बना लिया मुगल के डिक्लाइन के बाद, लेकिन वो लोग ने ऑलरेडी पैन रीजनल के टाइम पे जो देखा था, दे हैव ऑलरेडी फील दैट, उन लोगों ने ये देखा था कि भाई हम लोग पैन रीजनल में कैसे रहते थे, मतलब कि कैसे एक रूलर हमारे ऊपर रूल करता था। लेकिन वो तो मर गया, तो इसीलिए अब हम लोग अलग हो गए। लेकिन उन्होंने वो चीज़ को फील किया है, एक्सपीरियंस किया है। सो नॉट ओनली दैट, उन्होंने यही चीज़ को कंटिन्यू रखी थी। कौन सी चीज़ को? कि उस टाइम पे पैन रीजनल में जो गवर्नेंस, जिस तरीके से गवर्नेंस मेंटेन हो, जिस तरीके से गवर्नेंस चल रही थी, तो वो ही चीज़ उन्होंने यहाँ पे कंटिन्यू रखी। नॉट ओनली दैट, द मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी को किस तरीके से मैनेज करते, कल्चर्स, लैंग्वेज, ये सारी ही चीज़ें कंटिन्यू थी, उन्होंने उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया था। The characters of the different region did not grow in isolation. These areas were influenced by bigger regional trends that brought them together. Yet they kept their unique qualities intact. ठीक है? तो यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है कि आइसोलेशन मतलब उसने उनके ही तरीके से कुछ भी नहीं किया था। उन्होंने देखा था कि भाई पैन रीजनल में क्या था, किस तरीके से सब कुछ था, तो मेथड तो वही थी, लेकिन उनको ऐसा नहीं था कि हमें कुछ नहीं आता। दे नो, बट स्टिल दे यूज्ड द सेम मेथड।
नेक्स्ट वी हैव द लैंग्वेज एंड रीजन। ये आपकी टेक्स्ट बुक में एक ऊपर देखो छोटा वाला बॉक्स दिया है, तो हम लोग उसके रिलेटेड थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते। In 1380, the poet Amir Khusrau noted that there were a different language in every region of this land. This land यानी कि वो हमारे लैंड की बात कर रहे, भारत की बात कर रहे, कि 1318 में जब ये आमिर खुसराव आए थे तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे तो हर एक लैंड में लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोल रहे। कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी? सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वासमुद्री। तो ये सारे जो भी लैंग्वेजेस हैं वो कर्नाटका में बोली जाती थी, इन दिस साउदर्न कर्नाटका। तेलंगनी जो आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, गुजरी इन गुजरात, माबरी इन तमिलनाडु, गौरी इन बंगाली, अवधी इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड हिंदवाई इन द एरिया अराउंड दिल्ली। तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस थी जो अलग अलग स्टेट में बोली जाती थी उस टाइम पे। मिडिवल की हम लोग बात कर रहे हैं। Amir Khusrau went on to explain that in the contrast of these languages, there were Sanskrit which did not belong to any region. It is an old language and common people do not know it, only the Brahmins do. अभी यहाँ पे जो खुसराव है उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि भाई उन्होंने सारे स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस तो देखी, लेकिन ये नहीं देखा कि संस्कृत जो लैंग्वेज है वो कहीं पे बोली जाती है नहीं। तो ये वाली जो लैंग्वेज है वो बहुत ही पुरानी थी और उनका ये भी मानना था कि ये लैंग्वेज सिर्फ ब्राह्मण्स को आती थी, कॉमन पीपल यानी कि हम जैसे लोगों को ये लैंग्वेज नहीं आती थी। नाउ मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। तो यहाँ पे ओल्ड और न्यू रिलीजन की बात करी गई है। दैट मीन्स कि पहले और अभी के जो रिलीजन है उसमें क्या चेंजेस आ रहे, किस तरीके से डेवलप हुए थे, उसकी बात करी गई है। There was seen major development in regions traditions। रिलीजन के जो भी ट्रेडिशंस है उसमें बहुत ही डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा था। People's belief in the divine was sometimes deeply personal, but more usually it was collective। यहाँ पे बिलीफ की बात की है, यानी कि यहाँ पे भक्ति की बात की है कि लोगों की जो भक्ति थी वो बहुत ही डीप थी और पर्सनल थी। पर्सनल यानी कि कोई ये गॉड को बिलीव करता था तो कोई वो गॉड को बिलीव करता था, लेकिन बट मोर यूजुअली इट वाज कलेक्टिव। कलेक्टिव यानी कि एक ग्रुप होता है पीपल का और वो लोग एक साथ यहाँ पे प्रे करते थे। जैसे कि एक कम्युनिटी है हिंदू की, एक कम्युनिटी है क्रिश्चियन की, तो हिंदू में भी जो अलग अलग लोग होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स को प्रे करते, ठीक है, लेकिन कम्युनिटी तो एक ही है तो वो लोग सेलिब्रेशन भी एक में ही करेंगे। ये एक एग्जांपल था। पीपल्स बिलीफ in a higher power like religion was often linked with how their communities were organized socially and economically. When these communities changed, their belief changed too. Now what happened here कि communities जो थी वो डिवाइड होने लगी थी अपने अपने तरीके से। तो ऑब्वियसली अगर कम्युनिटी डिवाइड होने लगेगी तो यहाँ पे सोशली और इकोनॉमिकली भी सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा। यही नहीं, लेकिन उनमें ये भी चेंजेस देखने को मिलता है कि भाई उनके जो बिलीफ है, उनके जो थिंकिंग थे भक्ति के रिलेटेड, वो भी यहाँ पे चेंज होने लगे थे। नेक्स्ट, चेंजेस अकर्ड इन व्हाट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे। दिस इंक्लूड द वर्शिप ऑफ न्यू, that is the construction of temple by royalty and growing importance of Brahmins, the priest, as dominated group in society। अभी यहाँ पे अगर हम लोग हिंदुइज्म की बात करें तो हिंदुइज्म में वर्शिप ऑफ न्यू डेटिस का बढ़ गया था। डेटिस यानी कि जो भगवान होते हैं वो, उनके यहाँ पे वर्शिप, लोगों ने भगवान पे भक्ति करना स्टार्ट कर दिया था। नॉट ओनली दैट, लेकिन यहाँ पे बहुत ही मिडिवल पीरियड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे का मतलब होता है मिडिवल पीरियड, ठीक है। तो उस टाइम पे टेम्पल्स का भी कंस्ट्रक्शन करवाया गया था। तो ये टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कौन करवाते थे? रॉयल्टी, यानी कि जो राजा महाराजा होते उन लोगों ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी करवाए थे। नाउ ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स की यहाँ पे इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ ब्राह्मणी लोग थे जो जिनको संस्कृत आती थी। प्रशस्ति में यूजुअली संस्कृत में सब कुछ लिखा गया होता है, तो अभी कोई भी राजा होता है उसको देखना है कि भाई ये वाली प्रशस्ति में क्या लिखा है, तो वो किसके पास जाएगा?
ब्राह्मण के पास ही जाएगा, राइट? तो वो ब्राह्मण को ही बोलेगा कि भाई आप हमारे किंगडम में आके रहो, हम आपको यहाँ पे सर्व करेंगे, आपको जो भी चाहिए, लेकिन बदले में मैं आपको जो भी पूछूं संस्कृत के रिलेटेड आप मुझे वो बताओ। तो उस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ब्राह्मण की जो डिमांड थी, इम्पोर्टेंस थी, वो बढ़ने लगी थी। Their knowledge of Sanskrit text learned the Brahmins a lot of respect in the society. Not only that, लेकिन ब्राह्मण को जो संस्कृत लैंग्वेज आती थी उसकी वजह से सोसाइटी में उनको एक रिस्पेक्ट मिल रही थी। Their dominant position was consolidated by the support of their patrons, new rulers searching for prestige. Now what happens? यहाँ पे patrons का मतलब क्या होता है? That the influence wealthy individual who support another person. जो बहुत ही पैसे वाले होते हैं और उनको एक प्रेस्टीज चाहिए होती है सोसाइटी में, तो वो लोग की वजह से यहाँ पे ब्राह्मण्स जो थे उनके डोमिनेंट बढ़ गए थे। उनकी वजह से ब्राह्मण्स को इम्पोर्टेंस मिलने लगी थी, बिकॉज वो लोग जो थे वो ब्राह्मण्स को ये तरीके से इम्पोर्टेंस देते थे कि भाई आप लोग यहाँ पे रहो, जैसे मैंने आपको बोला आप यहाँ पे रहो और हमारे जो भी डाउट्स है रिलेटेड टू द संस्कृत लैंग्वेज आप उसको सॉल्व करो। उस टाइम पे ऐसा था कि भाई संस्कृत जो है वो सिर्फ ब्राह्मण्स को आती थी, दूसरे लोगों को नहीं आती थी, बिकॉज वो लोग ये मानते थे कि भाई दूसरे लोग जो अगर संस्कृत सीखना भी है तो भी वो लोग नहीं सीखने देते थे, सिर्फ ब्राह्मण्स तक ही संस्कृत सीमित था। Now, ideas of bhakti often loving personal deities that devotees could reach without the aid of prestige or rituals. अभी यहाँ पे क्या होने लगा कि धीरे धीरे लोगों ने भक्ति का आइडिया डेवलप किया। अभी ये आइडिया का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आपको गॉड के पास जाके प्रे करना है तो आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी ब्राह्मण की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मंदिर में जा सकते हो और भगवान के सामने खड़े रह के वर्शिप कर सकते हो। उसके लिए आपको पंडित की कोई भी मदद नहीं चाहिए होती है। तो ये चीज़ यहाँ पे भक्ति का आइडिया डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ब्राह्मण्स जो थे वो क्या करते थे कि जैसे ही आप मंदिर में जाते हो तो वो ये बोलते थे दैट आपको हमारी हेल्प लेनी ही पड़ेगी, विदाउट अवर हेल्प यू कैन नॉट वर्शिप योर गॉड, ये वो फलाना। लेकिन भक्ति का आइडिया आने के बाद उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई हमें हमारे गॉड से हमारे गॉड को वर्शिप करने के लिए कोई भी ब्राह्मण की ज़रूरत नहीं है। नाउ ये था हिंदुइज्म के बारे में, लेकिन यहाँ पे हम लोग दूसरे कम्युनिटी की भी बात कर लेते हैं। दैट दिस वाज आल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन अपीयर्ड। यहाँ पे यही टाइम पे एक न्यू रिलीजन भी अपीयर हुआ था, एंड दैट वाज द टीचिंग ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन द 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी में लोगों को कुरान के बारे में भी यहाँ पे पढ़ाया गया था। Now, Muslim regards the Quran as their holy book and accept God Allah. मुस्लिम जो है उनकी होली बुक जो होती थी वो कुरान थी, जो हिंदुइज्म की होली बुक होती है भागवत गीता, फिर क्रिश्चियनिटी की में होली बुक होती है बाइबल, उसी तरीके से यहाँ पे इनकी होली बुक है कुरान। Now, they used to accept the God Allah who loves mercy and want to embrace all those who believe in him विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड। तो ये यहाँ पे ये कहना चाहता है कि भाई ये जो गॉड है उनके गॉड है अल्लाह, तो ही यूज्ड टू से दैट आप मुझ पे भरोसा रखो, दैट मैं आपकी हमेशा हेल्प करूँगा, फिर आप कोई भी सोशल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, नो मैटर्स, आई एम ऑलवेज विथ यू। मैनी रूलर्स हु पैट्रॉन ऑफ इस्लाम एंड द उलेमास। पैट्रॉन्स यानी कि मैंने अभी बोला था कि जो वेल्दी लोग होते हैं वो,